हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। मैं अंकित, आपका अपना बड़ा भाई, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे इस चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी 10th में। तो साथियों, पिछली कक्षा में मैंने आप सभी को सिखाया था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ और फ्रांस की क्रांति ने कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में काम की। तो आज हम उसका थोड़ा सा बेसिक रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद हम आज की क्रांति को शुरू करते हैं। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद जो है वो पूर्ण जागरण के काल से ही, मतलब कि यूरोप के लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना पूर्ण जागरण के काल से ही पनपना शुरू हो गया था हृदय में। लेकिन मेनली रूप से अगर देखा गया राष्ट्रवाद को तो फ्रांस की क्रांति में देखा गया। याद रखिएगा कि फ्रांस की क्रांति में ही पहली बार लोगों के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम को देखा गया और लोगों ने अपने देश के प्रति इतना प्रेम दिखाया कि वहाँ के राजा, फ्रांस के राजा को ही गिलोटिन पे रख के काट दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, जब 1789 ईस्वी में क्रांति हुआ, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट नाम का एक मामूली सैनिक था जो 1804 ईस्वी में अपने आप को राजा बना लिया। और राजा बनाने के बाद इसने नियम कानून लाया कि किस प्रकार उसके देश को चलाना चाहिए, जिसे नेपोलियन संहिता कहा गया। उसके बाद देखिए, नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में ही लागू हुआ था। लेकिन नेपोलियन लड़ाई झगड़ा करके संपूर्ण यूरोप को जीत करके उसे एकीकरण करना चाहता था। लेकिन 1815 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय होगी। पराजय किससे हो गया जी? तो वाटरलू के युद्ध में एक तरफ नेपोलियन बोनापार्ट अकेले था, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, रूस और हंगरी प्लाजा जैसे देश ने इसका मतलब कि नेपोलियन बोनापार्ट पर हमला किया। जिसके बाद सभी, जब नेपोलियन की पराजय हुई तो उसके बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सभी जीतने वाली शक्तियां यानी ऑस्ट्रिया, रूस जैसे देशों ने वियना में एक सम्मेलन किया जिसे वियना सम्मेलन कहते हैं। यह सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा बच्चा पार्टी, वियना सम्मेलन कब हुआ? तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या कहा गया जी कि फ्रांस पर पुरानी व्यवस्था को फिर से लाभ देना है। जो लोकतंत्र, गणतंत्र आया था फ्रांस की जनता में, उसे हटा करके फिर से राजतंत्र को घोषित करना है। उसके बाद सब लोग ने इटली का बंटवारा किया, जिसे नेपोलियन बोनापार्ट जीत करके इटली को जो था बहुत कम भागों में जोड़ दिया था, मतलब बहुत कम भागों में जोड़ दिया था। लेकिन सबसे पहले लोग इटली का बंटवारा किया, अपना अपना क्षेत्र अपना पास रखा और फ्रांस में लुई 18वां को शासन दे दिया गया। और लुई 18वां जो है वहाँ के जनता के हित के लिए संवैधानिक घोषणा पत्र लागू किया था। लेकिन उसके बाद लुई 18वां की मृत्यु 1824 ईस्वी में हो गई थी। जिसके बाद 1824 ईस्वी में लुई 18वां की मृत्यु के बाद वहाँ का राजा चार्ल्स 10 बना था। कौन बना था जी? चार्ल्स 10। और चार्ल्स 10 जो था लुई 18वां के संवैधानिक घोषणा पत्र में कुछ बदलाव कर दिया, जिससे फ्रांस में फिर से जुलाई में क्रांति हो गया, जिसे हम फ्रांस के जुलाई की क्रांति कहते हैं। और अभी हम इसी को पढ़ने वाले हैं। चलिए तो हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। हाँ जी, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज की इस क्रांति को, जिसका नाम है जुलाई 1830 की क्रांति। यह क्रांति भी फ्रांस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति है। तो इसके बारे में गौर से समझिएगा। पहले बताएंगे कि क्रांति होने का कारण क्या था और इस क्रांति के बाद इसका परिणाम क्या निकला, मतलब क्रांति के बाद हुआ क्या था। क्रांति का मतलब होता है जन आंदोलन, यानी कि जनता जो है अपने अत्याचार से तंग आकर कुछ नया करे, पूरा इतिहास बदल दे। यह क्रांति भी कुछ ऐसा ही था। इस क्रांति ने फ्रांस जो कि जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति ने संपूर्ण यूरोप का मानचित्र बदल दिया, संपूर्ण यूरोप का नक्शा बदल दिया। तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से फ्रांस की क्रांति। देखिए, जुलाई 1830 ईस्वी की जो फ्रांस की क्रांति हुआ था उस समय का राजा चार्ल्स 10 था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जुलाई 1830 की क्रांति जो हुआ वो किसके शासनकाल में हुआ? तो चार्ल्स 10 के शासनकाल में हुआ। चार्ल्स 10 जो था बोर्बो राजवंश का शासक था। बोर्बो राजवंश क्या कहिएगा जी? तो वही राजवंश जिसमें लुई 16वां, लुई 14वां, लुई 18वां जितना राजा था ना, उसी राजवंश का ये भी था। बोर्बो राजवंश का ये भी था चार्ल्स 10। बोर्बो राजवंश का राजा था लुई 16वां और लुई 18वां के छोटा भाई का नाम था चार्ल्स 10। और यही चार्ल्स 10 जो है एक निरंकुश एवं प्रतिक्रिया वाले शासक था। तो देखिए, फ्रांस में राजा निरंकुश है, ये कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि लुई 16वां जो था उस प्योर निरंकुश था। निरंकुश का क्या अर्थ हुआ कि मतलब उसको कोई बिन लगाम का घोड़ा, जिस प्रकार आप लोग सुने होंगे उसी प्रकार निरंकुश मतलब होता है जिस पर कोई अंकुश ना लगा सके, जिसको कोई नहीं रोकेगा, जे मन में आएगा जे करेगा, पूरा उथल पुथल मचा देगा। एवं प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रियावादी कहने का अर्थ हुआ कि आप समाज को सुधारने के लिए आप कोई बढ़िया काम करिएगा, तो नहीं, आप उसके उल्टा काम करेगा। यानी जो काम जनता के हित में हो वो आप नहीं करिएगा और जो काम जनता को कष्ट देगा आप वैसा काम करिएगा। तो राजा जो था निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी था और जनता पर अत्याचार कर रहा था। ये अपना जीवन काल में दुइये को काम किया।
चार्ल्स टेन ने अपने जीवन काल में मात्र दो को काम किया। पहला तो काम किया कि फ्रांस में जो राष्ट्रीयता की भावना उभर रहा था उसे कुचल दिया। जैसे में फ्रांस के जितने भी लोगों को लगता था कि हम सब एक हैं, हम फ्रांस के रहने वाले हैं, हम सब एक हैं, राजा के अत्याचार को नहीं, मतलब जो जिसको भी अपना देश के प्रति प्रेम आ गया था, इन लोग का एक ही फंडा था, सबको बांट के रखना है, एकदम तोड़ दो, जितना ज्यादा तोड़ेगा उतना बढ़िया से शासन करने में मजा आएगा। लेकिन ये लोग कभी नहीं चाहेगा कि कोई एक हो जाए। एक कब होगा? जब आप राष्ट्रीयता आपके अंदर आएगा, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना आएगा। तो जब जनता के अंदर राष्ट्रीयता की भावना आती थी तो इसको कुचल देता था, मतलब जनता को मार करके कुछ भी करके, मतलब जनता को राष्ट्रीयता की भावना पनपने नहीं देता था और साथ ही जनता पर अत्याचार किया। याद रखिएगा, चार्ल्स टेन जो है दुए वो काम किया। पहला काम कुछ किया, फ्रांस में जो राष्ट्रीयता की भावना उभर रहा था उसको दबाने का काम किया, और दूसरा जनता पर खूब अत्याचार किया, जब मन किया जब अत्याचार किया एकदम। ये अपना देखो अकेले ही पूरा काम नहीं कर पाया, तो ये अपना सहयोगी के लिए वो पोलिगनेक नाम का एक व्यक्ति था जिसको प्रधानमंत्री बनाया। तो यहाँ पर से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि पोलिगनेक कौन था? तो फ्रांस का प्रधानमंत्री। पोलिगनेक कौन था? फ्रांस का प्रधानमंत्री। पोलिगनेक किसके समय में था? तो चार्ल्स टेन के समय में। पोलिगनेक को प्रधानमंत्री किसने बनाया जी? चार्ल्स टेन ने। आप बताइए, अगर हम बकलोल राजा हैं तो हम किसी बढ़िया राजा को थोड़ी नियुक्त करेंगे, बढ़िया को थोड़ी करेंगे। जैसे कि चार्ल्स टेन निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी था, लोल बकलोल जाहिल था, उसी प्रकार पोलिगनेक भी था जो एक प्रकार का लोले बकलोल प्रधानमंत्री था, जिसको भी शासन करने का लूट बस नहीं था, केवल जनता पर अत्याचार करता था। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपको हम पिछला क्लास में बताए हुए जी कि लुईस 18वां नाम का जो व्यक्ति था वो 2 जुलाई 1814 ईस्वी को सामान्य नागरिक संहिता लागू किया था। क्या लागू किया था? सामान्य नागरिक संहिता। उस संहिता में बताया गया था कि जनता को मत देने का अधिकार है, राजा की शक्ति लिमिटेड है। सबसे पहले पोलिगनेक जब प्रधानमंत्री बना तो इसको पता था कि राजा जो है संविधान के अनुसार काम करेगा, राजा की शक्ति लिमिटेड है। तो ये सबसे पहले क्या किया ना कि सामान्य नागरिक संहिता उसी को हटा दिया, सामान्य नागरिक संहिता को हटा दिया और उसके बदले शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना कर दिया। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस में पोलिगनेक जो था वो सामान्य नागरिक संहिता को हटाकर उसके बदले में कौची लागू किया था? तो उसके बदले में शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना किया था। अब देखिए, शक्तिशाली अभिजात वर्ग मतलब क्या होता है? अभिजात वर्ग मतलब रहता है जैसे मैं कहने का तो जो राजा को हाँ में हाँ मिला है, राजा बोले दिन है रे हाँ, रात है रे हाँ, मतलब कि जो राजा के हमेशा चहिता बना रहे, राजा के सब काम काज करते रहे, उसको बोला जाता है अभिजात वर्ग। अब वही वर्ग के लोग को विशेष अधिकार दे दिया गया, कहा गया कि तुम लोग टैक्स वैक्स नहीं देना, तुम लोग जो है मजा से रहो, बाकी सब हम देख लेंगे। यानी कि अब जो है कोई एक अभिजात वर्ग को है जो विशेष अधिकार मिलने लगा। तो बताइए वहां का आम जनता खुश हुआ कि ना खुश? तो आप लोग का उत्तर होगा कि जनता के अंदर का क्रोध होगा कि जनता सब काम कर रहा है, जनता भी कुछ ना कुछ कर रहा है, जनता टैक्स पे कर रहा है, लेकिन गरीब जनता को अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर रहा है, खाली लोग राजा के खाली कर रहा है, जी हुजूरी कर रहा है राजा का, यानी हाँ में हाँ मिला रहा है, ना एकदम कुछ राजा बोले हाँ करता था। तो अभिजात वर्ग को विशेष अधिकार दे दिया गया, जिसके बाद फिर तो बात है ऐसा कि जब शक्तिशाली अभिजात वर्ग आया और किसी एक वर्ग को विशेष अधिकार दे दिया गया तो समाज के जो गरीब जनता वाला वर्ग था, किसान वाला वर्ग था, उस सब लोगों ने पोलिगनेक का विरोध किया। कहा कि पोलिगनेक को हटाओ, पोलिगनेक बढ़िया राजा नहीं है। हम लोग का जो लुई 18वां राजा था वो जो सामान्य नागरिक संहिता में हम लोग को जो अधिकार दिया था वो अधिकार को बदल दिया है और विशेष अधिकार को ला दिया पोलिगनेक। पोलिगनेक को हटा दो, पोलिगनेक को हटा दो। पूरा आंदोलन बहुत भयंकर हो गया। लेकिन अब बताइए, राजा चुप रहेगा? राजा कहेगा अरे जनता जो नाम था लोल बकलोल, इस सब के इतना बुद्धि हो गया कि हमारा द्वारा चुना गया प्रधानमंत्री का विरोध करेगा। अर्थात चार्ल्स टेन को लग गया ये बात दिल पे। के बदले में उत्तर स्वरूप चार्ल्स टेन इसका उत्तर देते हुए 25 जुलाई 1830 ईस्वी को, याद रखिएगा बच्चा पार्टी कि 25 जुलाई 1830 ईस्वी को फ्रांस में जो था 4 गो कठोर अध्यादेश जारी किया गया। 4 गो कठोर अध्यादेश क्या था जी? तो देखिए, फ्रांस के राजा ने है, फ्रांस के राजा जो था वहां के लोगों को जनता द्वारा जो विरोध हो रहा था उसको दबाने के लिए बोले थे ना कि चार्ल्स टेन दुए को काम किया, राष्ट्रीयता की भावना को कुचल रहा था, जनता पर अत्याचार कर रहा था। तो यही राष्ट्रीयता की जो भावना जग रहा था सबके अंदर, पोलिगनेक का जो विरोध कर रहा था उस सब विरोध को खत्म करने के लिए 4 गो कठोर अध्यादेश जारी किया। पूछा जाएगा चार्ल्स टेन ने 4 कठोर अध्यादेश कब जारी किया? तो याद रखिएगा 25 जुलाई 1830 ईस्वी को। इस अध्यादेश में मेरे रूप से क्या किया गया था? प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी। यानी कि जो प्रेस होता है, जो न्यूज़पेपर होता है, इस सब का स्वतंत्रता नहीं है। आप राजा के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकते थे, ना ही कुछ बोल सकते थे। साथ ही मत अधिकार को सीमित कर दिया, यानी
लोगों को जो वोट देने का अधिकार था उसको लिमिट कर दिया गया था, और भी बहुत सारा जनता के हित का जो बात था ना उसको समाप्त कर दिया। अब बताइए, यदि आपके देश में प्रेस को स्वतंत्रता नहीं, सॉरी हमारे देश में तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर फ्रांस, यूरोप जैसा देश में आप रहते हैं और आपके देश में प्रेस की स्वतंत्रता अगर समाप्त कर दी जाए, यानी कि राजा के प्रति अगर आप प्रधानमंत्री और राजा के प्रति कुछ नहीं बोल पाइएगा तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं। आपका अधिकार है कि आप सबका विरोध करिए, तो यूरोप वाला का अधिकार था कि वो सबका विरोध करे। हम लोग अपना बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो जो मन में है वो मान लेते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता जैसे ही समाप्त कर दिया गया तो जनता सब आ गया सड़क पे। पेरिस में क्रांति हो गई, याद रखिएगा कब हुआ पेरिस में क्रांति? 28 जुलाई 1830 ईस्वी को, जब जो है फ्रांस में 25 जुलाई को 4 अध्यादेश जारी हुआ तो फ्रांस की जनता में क्रांति हो गया। अब होगी क्रांति, देखिए अब होगी क्रांति 28 जुलाई 1830 ईस्वी को पेरिस में क्रांति शुरू हो गया और गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। गृह युद्ध कहने का अर्थ हुआ जब भारत के अंदर ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, कोई दो स्टेट के बीच में, कोई दो एरिया के बीच में, तो हम कहेंगे गृह युद्ध। फ्रांस के अंदर जो था, राजा के विरोध करने के लिए सब लोग घरे में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, फ्रांस को जलाना शुरू कर दिया, सरकारी भवन को तोड़फोड़ मतलब सब स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जब राजा डर गया, सोचा ना कि अगर हम यहाँ रुकेंगे, जैसे लुई 16वां जो हमारा बड़ा भाई था, जिसे गिलोटिन पर रख के काट दिया था ना, इसको डर था कि कहीं ना हमको भी जनता लोग काट दे। यही कारण से चार्ल्स टेन जो है गद्दी छोड़कर भाग गया। याद रखिएगा चार्ल्स टेन गद्दी छोड़कर कब भागा जी? तो 28 जुलाई 1830 ईस्वी को। और ये क्रांति हो गया था। इसके फलस्वरूप अब इसका परिणाम क्या निकला? तो इसका परिणाम देखिए, सबसे पहला परिणाम तो हुआ कि फ्रांस में बोर्बो राजवंश के शासन का अंत हो गया। इसके बाद फ्रांस में बोर्बो राजवंश का शासन नहीं आया। तो याद रखिएगा फ्रांस में बोर्बो राजवंश के शासन का अंत किस क्रांति से हुआ? तो जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति इतना बढ़िया क्रांति था कि फ्रांस में बोर्बो राजवंश के शासन को बिल्कुल अंत कर दिया। लुई 14वां, 16वां, 18वां, चार्ल्स टेन, फर्डिनेंड जितना भी राजा था उस सबको बढ़िया बिस्तर तय कर दिया और अब फ्रांस में बोर्बो राजवंश नहीं आएगा। और जब बोर्बो राजवंश को भगा दिया गया तब फ्रांस के जनता और वहां के प्रेस ने मिल करके ऑर्लियंस वंश के शासक के नाम था लुई फिलिप। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्लियंस वंश का शासक कौन था जी? तो लुई फिलिप। और वहां के जनता जो है ऑर्लियंस वंश को चुनी। ऑर्लियंस वंश, याद रखिएगा कि बोर्बो राजवंश के समाप्त होने के बाद फ्रांस में किस राजवंश का शासन आया? तो ऑर्लियंस वंश का। ऑर्लियंस वंश का पहला शासक फ्रांस में कौन बना था जी? तो लुई फिलिप बना था। और उसके बाद जब देखिए फ्रांस जैसा देश में जब क्रांति हो गया ना, तब फ्रांस से इटली, हंगरी, जर्मनी, पोलैंड, यूनान, ऑस्ट्रेलिया, यूनान ये सब देश जो था ना, ये सब देश को लगा कि अरे अगर फ्रांस के जनता अपना राजा को मार के भगा सकता है, वही दो बार, एक बार 1789 में राजा को मार दिया, अगली 1830 ईस्वी में राजा को भगा दिया, तो इन लोग के नहीं लगेगा जब फ्रांस भगा सकता है राजा को मार करके, तो हम लोग अत्याचार पाए जाएंगे, हम लोग भी राजा का विरोध करेंगे। ये लोग का किया, इटली, हंगरी, जर्मनी ये सब देश जो है अपना एरिया के राजा का विरोध करना शुरू कर दिया। अर्थात फ्रांस का वो छोटा सा क्रांति पूरा यूरोप में फैलेगा। और इसी सब को देख करके मेटरनिक जो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था उसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो जुकाम मतलब खांसी जो है पूरा यूरोप के देशों को हो जाता है। देखिए यहाँ पर हल्का सा हलचल यानी छींक कौन मारा? फ्रांस। कब मारा? जुलाई 1830 में। और उसका खांसी यानी उसका परिणाम कहाँ मिल गया जी? तो इटली, हंगरी, जर्मनी, पोलैंड और उसके बाद यूनान ये सब देश में भी सब मतलब क्रांति अब शुरू हो गया। साथ ही इस क्रांति का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट उद्देश्य क्या रहा जी? तो वियना सम्मेलन जो 1815 ईस्वी में लागू हुआ था और कहा गया था कि फ्रांस में राजतंत्र कायम रखेंगे, फ्रांस के जनता को लूटेंगे, अत्याचार करेंगे, तो विफल हो गया। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में। बताइए किस क्रांति ने वियना सम्मेलन के मूल उद्देश्यों को समाप्त कर दिया? तो याद रखिएगा जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति। तो अब हम लोग देखते हैं एक नजर में, सबसे पहले फटाफट याद करके देखते हैं जुलाई 1830 की क्रांति क्या है। तो देखिए सुनिएगा गौर से, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति चार्ल्स टेन के शासनकाल में संपन्न हुई थी जी। और चार्ल्स टेन जो था एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था और ये बोर्बो राजवंश का शासक था। उसके बाद आप लोग क्या कहिएगा कि चार्ल्स टेन दुइये को काम किया। पहला काम किया, फ्रांस के जनता के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना उभर रहा था उसको कुचलने का काम किया, और दूसरा जनता पर बहुत अत्याचार किया, रगड़ करके जनता पर अत्याचार किया। और ये अकेले काम नहीं करता था, ये अपना साथ में वो रखता था, उसका नाम था पोलिग्नेक। याद रखिएगा पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री किसने बनाया? चार्ल्स टेन ने। पोलिग्नेक को फ्रांस का प्रधानमंत्री किसने बनाया? चार्ल्स टेन ने। और लेकिन अब जब पोलिग्नेक प्रधानमंत्री बना था, जैसे में पोलिग्नेक भी था वो लोहे शासक था, जिस प्रकार चार्ल्स टेन निरंकुश और प्रतिक्रियावादी था, पोलिग्नेक भी था जो उसी प्रकार का शासक था। और सबसे पहले आया था, देखा अरे फ्रांस में राजा का अधिकार सीमित है
तो हम राजा हैं, हमारा अधिकार मतलब राजा वाला रोला नहीं जमेगा जब तक, तब कैसे काम चलेगा। ये देखा कौन सा नियम है जो राजा के अधिकार को सीमित कर रहा था। बोला सब कि संवैधानिक घोषणा पत्र, सबसे पहले आया बोला संवैधानिक घोषणा पत्र हटाओ, राजा पर कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, राजा सबसे श्रेष्ठ होता है, राजा जो निर्णय लेगा वही सबसे ज्यादा सही होगा। तो सबसे पहले ये लोग क्या 4 गो आगे थे। सबसे पहले आया जब पोलिंग सामान्य नागरिक संहिता को हटा दिया, अब बदले में शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की। अभिजात वर्ग क्या था, तो समाज का वैसा वर्ग जो राजा का मतलब कि हामी हामी लाता था, राजा के जैसे में राजा का सेवा पानी करते रहता था, राजा के हाँ बोले तो हाँ कर रहा था, ना बोले तो ना बोले कर रहा था। यानी राजा का जो जब सबसे करीबी लोग जो था ना उसको विशेष अधिकार दे दिया। जब राजा के सबसे करीबी लोग विशेष अधिकार मिलेगा तो आम जनता को दिक्कत होगा, क्योंकि मेहनत आम जनता भी कर रहा है, उसको भी विशेष अधिकार मिलना चाहिए, नहीं तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो आम जनता जो है फ्रांस का वो लोग किया क्रांति। चलिए तो अब हुआ फिर से क्रांति, और क्रांति हुआ था 25 जुलाई 1830 ईस्वी में 4 अध्यादेश जारी किया गया था, और यही 4 अध्यादेश में जनता के हित के बात को समाप्त कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दिया, मत अधिकार को समाप्त कर दिया गया। जिसके बाद 25 जुलाई 1830 में जब इस सबको समाप्त कर दिया तो 28 जुलाई को पेरिस में क्रांति हो गई। याद रखिएगा जुलाई 1830 की क्रांति के तारीख को हुआ जी, तो 28 जुलाई 1830 ईस्वी को। वो भी कहाँ हुआ, पेरिस में। पेरिस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। चार्ल्स टेन को डर था कि जैसे लुईस सोलावा को काट दिया गया था, कहीं ना इसको भी काट दिया जाए, इसीलिए ये लोग का किया चुपचाप फ्रांस में चार्ल्स टेन जो था वो छोड़कर इंग्लैंड भाग गया, साथ में पोलिंग भी भाग गया था। अब ई क्रांति का सबसे मेन उद्देश्य रहा कि चार्ल्स टेन जो है यानी बुर्बो राजवंश के शासन का अंत हो गया। फ्रांस में बुर्बो राजवंश का दिया जो है हमेशा के लिए बुझ गया। किस क्रांति से, जुलाई 1830 की क्रांति से। अब जुलाई 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस का नया राजा बना ऑर्लियंस वंश का शासक, जिसका नाम था लुई फिलिप। लुई फिलिप को जनता ने चुनकर राजा बनाया था। वहां के समाज सुधारक, विचारक, ये सब लोग जो था वो लोग चुन करके राजा बनाया था लुई फिलिप को। उसके बाद इस क्रांति के बाद जुलाई 1830 की क्रांति के बाद इटली, यूनान, हंगरी, ये सब जो देश था ना, पोलैंड, ये सब देश को लगा कि अगर फ्रांस क्रांति करके स्वतंत्र हो सकता है, फ्रांस राजा को मार के भगा सकता है, अत्याचार से मुक्त हो सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं होंगे। और इसी कारण से क्रांति से सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुआ कि जब ये सब लोग को लगा, इटली, हंगरी, जर्मनी, पोलैंड जैसे देशों को लगा कि अगर फ्रांस वाला आजाद हो सकता है तो हम लोग भी आजाद हो सकते हैं। और फिर इसने वियना सम्मेलन का जो उद्देश्य था इस क्रांति ने उसे विफल कर दिया। तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और यह क्रांति जो है इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति है, और आपको यह याद रखना बहुत जरूरी है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जुलाई 1830 की क्रांति का वर्णन करें, तो आपको बताना है। और इसके बाद भी एक क्रांति फ्रांस में हुई थी जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर।